ये समझना व्यूअर्स के लिए भी जरूरी है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा गया और जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा, गांधी को हिंदू नेता कहा। कि अब 18 तारीख को बंबई में नंग नाच होगा इजराइल के खिलाफ। जरा गौर करिए कि ये दोहरी मार है हिंदुस्तान के ऊपर। जो कहा जाता कांग्रेसियों को बड़े आग लगती है कि वास्तव में जो जो घटनाक्रम इस समय आसाम के अंदर घट रहा है, तो उससे लगता है कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए थे सन 47 में। ये गौरव गोगोई केवल राहुल गांधी का चमचा नहीं है, ये लोकसभा में उपनेता है और असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। और ये गजवा हिंद किस तरह का लागू कर रहा है। अरे आरएसएस 1 करोड़ सदस्य हैं उसके, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में अपना कमाते हैं, खाते हैं। तो तुम्हारे बाप से मांगने नहीं आते। वो जब कभी आपदा आ जाती है तो सबसे पहले आरएसएस नजर आती है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर ये गजवाई हिंद बड़ा सुनने में आता रहा हमेशा, गजवाई हिंद का प्लान। ये पूरा ही आमतौर पे जिहादी गैंग ये मानता रहा इसको बड़ा सलीके से चलाना है। मैंने नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो देखा, उसने इस्लाम के 3 एजेंडे को बहुत पहले ही वो बता रहे हैं। अब ये देश देख रहा है गजवाई हिंद का कांग्रेसी प्लान। कमाल है। ये समझना व्यूअर्स के लिए भी जरूरी है कि इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटा गया और जिन्ना ने कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहा, गांधी को हिंदू नेता कहा। जिन्ना ने तो मुसलमानों के लिए हिस्सा ले लिया, मुसलमानों के पॉपुलेशन से महत्वपूर्ण हिस्सा ले लिया और जो पॉपुलेशन जाना चाहिए था आधा से ज्यादा यहीं रह गए। ये बड़ा गजब का खेल हुआ ये। लेकिन जो बाकी बचा हिंदुस्तान बचा, उस पर अब कांग्रेस का गजवाई हिंद का प्लान। अब कांग्रेस इसको ढके छुपे उसमें नहीं कर रही मनीष जी। हाँ, उसने एक सफेद पोज भी बना रखा है कि एक तो खुलकर कर रहे हैं, नंगई पूरी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं उसको, अभी हम लोग बताएंगे। और दूसरा, अब कुछ लोग हैं जो प्रियंका गांधी टाइप के हैं जो उसको छुप के कर रहे हैं। लेकिन उनका है एम गजवा हिंद का ही। गजवा हिंद क्या है मनीष जी? गजवा हिंद कुछ अलग थोड़ी है। गजवा हिंद ये है कि हिंदुस्तान से हिंदुओं का सफाया। ये पाकिस्तान से 48 देश आजाद हुआ और सन 1948 से उसने सपना देखना शुरू कर दिया और पिछले 77 साल से यही सपना देख रहा है, यही गांजा पी रहा है और यही भांग अपने पूरे देश को पिला रहा है। ये गजवा हिंद करना है। और उसके अंदर हम लोग पहले वीडियो दिखा चुके हैं, दोबारा उसको क्या दिखाना कि उसमें केवल मिलिट्री के जनरल या मिलिट्री के पाकिस्तान के नेता नहीं, उसमें शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, उसमें फवाद खान ऐसे वहाँ के पाकिस्तानी एक्टर भी शामिल है। यानी पूरा देश एक ही सपना देख रहा है कि गजवा हिंद। और गजवा हिंद का कोई मतलब नहीं है। गजवा हिंद को जरा सुनिए उसके मुंह से, वहाँ किसी नेता के मुंह से सुनिए, किसी आर्मी जनरल के मुंह से सुनिए, तो वो बताता कि खून की नदियां बहेंगी और हिंदुओं का सफाया हो जाएगा। और वो इसी सपने में लगा हुआ है, इसी एजेंडे पे लगा हुआ है। तो खैर वो तो पाकिस्तान में बैठ के सपने देख रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में उस पाकिस्तानी सपने को गजवा हिंद करने को कैसे साकार करने में जुटी है कांग्रेस। और उसका फिर आज जो है बहुत बदतरीन और बहुत खतरनाक नमूना फिर मनीष जी सामने आया है। और कांग्रेस के जो लघुए भगुए हैं, चमचे चाकर, वो सब उसी काम में लग गए हैं। जरा अब दिखाता हूँ, शुरू हम लोग करते हैं कि एक मनीष जी जरा पहले दर्शक समझ लें कि एक पहले यहाँ लड़की हुआ करती थी, अब वो अम्मा हो गई है। नाम है स्वरा भास्कर। उस स्वरा भास्कर को जो 5 अगस्त 2024 5 अगस्त से लेकर आज तक हिंदुओं का बाकायदे नरसंहार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। उस बांग्लादेश के नरसंहार पर वो आज तक नहीं बोली, कुछ उसने नहीं किया। और उसके बाद 26 अप्रैल को पहलगांव में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, बाकायदे नाम पूछ कर हुआ, पहचान देखकर पैंट उतरवा कर मारा उन्होंने और 26 हिंदुओं का एक साथ मार दिया 20-25 मिनट के अंदर। तो वो एक दूसरा नरसंहार हुआ हिंदुओं का। यानी अगस्त से अभी दूसरा अगस्त नहीं है, साल भर के अंदर 2 नरसंहार और बिल्कुल छाती पे चढ़ के हुए हैं। वो औरत एक शब्द नहीं बोली, वो कोई जैसे उसको कोई मतलब ही नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उसने मुसलमान से शादी कर ली, मुसलमानी हो गई। वो उसने अपना नाम वाम भी बदल के वो मुसलमानी हो गई है, धोखा देने के लिए ट्विटर पे रखे है वो औरत। अब चूंकि ईरान पे हमला हुआ है, ईरान जुटियाया जा रहा है, ईरान का खात्मा करीब करीब तय है, तो उसने एक नई नौटंकी शुरू की है। जरा दर्शक देखिए कि अब 18 तारीख को बंबई में नंग नाच होगा इजराइल के खिलाफ। जरा गौर करिए कि ये दोहरी मार है हिंदुस्तान के ऊपर। अब ये ना बांग्लादेश पे आज तक बोली और ना ही ये इसने पहलगांव पे कुछ किया, लेकिन वहां पे फिलिस्तीन के नाम पे
18 तारीख को नंगनाच करेगी बंबई के अंदर। तो ये जरा शुरुआत है, और ये सब कांग्रेसी हैं, ये घूम फिर कर, क्योंकि बाकी सब बेरोजगार हो गए, पहले कम्युनिस्टों को चाटा करते थे, कम्युनिस्ट बर्बाद हो गए, अब ये घूम फिर के ये सब कांग्रेसी। और ये है ये आजाद मैदान है, ये इसका पोस्टर। तो जरा दर्शक इससे समझे कि हिंदू जब मारा जाता है तो ये लोग शांत हो जाते हैं। एक तरह से इनको लगता है कि हमारा ही एजेंडा आगे लागू कर रहे हैं, चाहे वो आतंकवादी हो और चाहे वो पाकिस्तान के नेता हो और आर्मी हो। तो ये है शुरुआत इस सौरा भास्कर की। लेकिन इससे नीचे आइए बनी, इन कांग्रेसियों को शर्म आती है? ये देखिए, কংগ্ৰেছে সদায় সংখ্যালঘু সমাজত তুষ্টিকৰণৰ এটা ৰাজনীতি তেওঁলোকে বহু দিনৰ পৰা কৰি আহিছে। আজি কোনোবা হিন্দু মানুহে মন্দিৰত গৰুৰ মূৰ থব বুলি কোৱা কল্পনা কৰা ব্যক্তিজন তেওঁৰ শৰীৰ আৰু মন কিমান কলা হ'ব পাৰে সেই কথাটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব পাৰি। কোনোবা সদাশয় ব্যক্তিয়ে যদি এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টৰ বিৰুদ্ধে পুলিচত কেছ দিয়ে, আমি তেখেতক সুধিম যে আপোনাৰ লগত কি প্ৰমাণ আছে। কাৰণ আজিলৈকে অসমত যিমান এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে, আমি সদায় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোককে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে স্বীকাৰো কৰিছে। আৰু এইটো সঁচা যে সংখ্যালঘু লোকসকলৰ বহু সংখ্যকে এনে ঘটনাক সমৰ্থন নকৰে আৰু তেওঁলোকে সমালোচনাও কৰে। এনেকুৱা নহয় যে সকলো সংখ্যালঘু জড়িত আছে, কিন্তু এছাম লোকে এনেকুৱা কাম কৰে। इसको हटा लीजिए मनीष जी, जरा दर्शक समझे। ये तो असमी भाषा में बोल रहे थे मुख्यमंत्री, लेकिन वो बोल क्या रहे थे, ये उनका ट्वीट मैंने रिट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर आसाम के धुबरी जिले में हिंदुओं के मंदिरों में मुसलमान गाय की गर्दनें काट काट के फेंक रहे हैं। एक आध घटना नहीं, कई घटनाएं हो चुकी हैं। फिर कल फिर उन्होंने 3-4 गाय काटी और उनके गर्दन काट के हनुमान जी के मंदिर में, राम जी के मंदिर में उसने फेंकी। धुबरी आपसे जान लीजिए कि धुबरी में 80% मुसलमान आबादी है, तो वो जानबूझकर कर रहे हैं कि जो बचे हुए 20% हिंदू हैं वो भी वहां से निकल जाए। लेकिन कांग्रेस उन मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रही। ये जो अभी हेमंत बिश्व शर्मा का आपने ट्वीट सुना, वो अपनी उसमें यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कितनी घटिया सोच पे आ गई है, कितनी नीचता पे उतर आई है कि कांग्रेस उन मुसलमानों के खिलाफ जो गाय की गर्दनें काटकर भगवान राम और हिंदू मंदिरों में फेंक रहे हैं, देवी जी के मंदिरों में फेंक रहे हैं, और लगातार चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से। ये वो कांग्रेस, इसके बजाय कांग्रेस हिंदुओं को गरिया रही है, हिंदुओं को कोस रही है। तो एक तरह से कांग्रेस उन गौ हत्यारों के साथ खड़ी हो गई, जो मुसलमान जो गर्दन काट रहे हैं गायों की, उनके साथ खड़ी और हिंदुओं को गाली दे रही है। ये बात कह रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा, जो मुख्यमंत्री हैं और बाकायदे माइक पर आके कह रहे हैं। और मैंने इसलिए लिखा है कि मुसलमान गाय की गर्दनें काटकर धुबरी असम के मंदिरों में फेंक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इल्जाम हिंदुओं के खिलाफ लगा रही है, हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रही है। यही है देश में कांग्रेसी गजवा हिंद का सच। ये गजवा हिंद है कि हिंदुओं पर रहना हराम कर दो और गाय की हत्या करेगा मुसलमान, लेकिन कांग्रेस हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलेगी। और कैसा जहर उगल रही है अभी आगे आप देखते जाइए कि आप सोच नहीं सकते कि क्या हम 1947 में आजाद हुए थे। जो कहा जाता कांग्रेसियों को बड़े आग लगती है कि वास्तव में जो घटनाक्रम इस समय आसाम के अंदर घट रहा है, तो उससे लगता है कि हम अभी भी आजाद नहीं हुए थे। सन 47 में अंग्रेजों से मुक्ति मिली और 47 में नेहरू की बदौलत हम मुसलमानों के गुलाम हो गए। ये आसाम के अंदर वो नीति चल रही है कांग्रेस की, जो आज की तारीख में जो नीति पाकिस्तान अपने यहाँ लागू किए हुए, वही गजवा हिंद वाली, उसी नीति को कांग्रेस आसाम में लागू कर रही हो। तो धन्य है जो हेमंत बिश्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री वहां बैठा है कि वो इनसे बिल्कुल अकेला वो आदमी टक्कर ले रहा है। अन्यथा इन्होंने उसको आसाम को पाकिस्तान बना दिया होता अब तक 10 साल के अंदर, लेकिन क्योंकि वहां हेमंत बिश्व शर्मा चट्टान की तरह खड़े हैं, तो वो इनका एजेंडा नहीं पूरा हो रहा। लेकिन कांग्रेस वही काम कर रहा। मनीष जी सोचिए कि गाय की गर्दन काटकर हनुमान जी के मंदिर में फेंक रहे हैं मुसलमान, और उसमें पकड़े हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने पकड़े हैं उसमें कम से कम आधा दर्जन मुसलमान जो अलग अलग मंदिरों में फेंक रहे थे। और उसके बाद
कांग्रेस वहां पर हिंदुओं को गाली दे रही है, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही। तो गजवा हिंद कुछ और थोड़ी होता है, गजवा हिंद कोई अलग से फोटो बना के थोड़ी आती है। गजवा हिंद यही होता है कि इतना परेशान कर दो कि या तो इस्लाम धर्म अपना ले हिंदू, और या उस जगह को छोड़कर भाग जाएं। तो ये कांग्रेस का एक एजेंडा चल रहा है। और अभी और खतरनाक इसका रूप अभी बताता हूँ। आगे आइए मनीष जी, कि ये केवल स्वरा भास्कर तक सीमित नहीं है। कांग्रेस आसाम से लेकर दिल्ली तक कैसा गजवा हिंद चला रही, जरा ये भी देखिए। कि अब आता हूँ जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो जो पाकिस्तान में जाके गुपचुप 18 दिन काट के आया, जिसकी बीवी को पाकिस्तान से तनख्वाह मिलती थी, ये गौरव गोगोई। जरा ये भी अपनी भाषा में बोल रहे, सुनवा दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसने किया क्या है। चलिए इसको सुन लेंगे व्यूअर्स से क्या आपने लिखा है इसको। हाँ, कि असम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई निर्लज्जता पूर्वक अपरोक्ष गजवा हिंद को खुलेआम बढ़ावा दे रहा है। बेशर्मी से मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने में जुटा है। वो अब जिस धुबरी में गौ माता के सिर काटकर मंदिरों में फेंके जा रहे हैं, उस धुबरी की उन घटना के लिए आरएसएस और बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है। ये है जो आप भाषा सुन रहे हैं, वो असमी भाषा में, उसको छोड़ दीजिए। ये वहां पर आरएसएस और बीजेपी को गाली दे रहा है, और ये कह रहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी वाले काट काट के सिर्फ फेंक रहे हैं मंदिरों के अंदर, ताकि, और मुसलमानों का नाम नहीं ले रहा है ये आदमी, ठहरा रहा है, वो बेलगाम होकर कह रहा है। और जरा आगे वो शर्त क्या लगा रहा है, आप कांप जाएंगे कि हम हिंदुस्तान में रहते, आजाद हिंदुस्तान में रहते, जहाँ संविधान की बात करता है ये अधेड़, कि वो बेलगाम होकर कह रहा है कि आसाम आने वाले हर आरएसएस कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना होगा। कि अगर कोई आरएसएस का आदमी है और वो आसाम में जाता है, तो उसको पहले पुलिस स्टेशन में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपना पूरा डिटेल देना होगा। सरकार नहीं है कांग्रेस की, बस इतना ध्यान रखिए, अन्यथा इनके मन में ये कैसे पता चलेगा आरएसएस का है? ये क्या पैंट उतार के देखेंगे? ये नहीं पैंट उतार पता चलेगा? आरएसएस के कार्यकर्ताओं के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड तो होता नहीं है सर। नहीं होता है मनीष जी। खेल समझिए कि ये आरएसएस के नाम पर ये हर हिंदू के लिए कंपलसरी कर देंगे कि अगर तुम टोपी नहीं लगाए हो, तुम खतना नहीं कराए हो, तहमत नहीं बांधे हो, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता नहीं पहने हो, तो तुमको जाकर पहले थाने में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद तुमको असम में एंट्री मिलेगी। ये है इरादा कांग्रेस का। ये वहां का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है, कोई लौंडा लिहाड़ी नहीं है, ये कोई सड़क छाप नहीं है। और ये आदमी 18 दिन पाकिस्तान में बिना बताए गायब रहा है और चोरी छुपे जाकर पाकिस्तान में जुटा रहा है। वहां से लौटने के बाद किस तरह पाकिस्तान के लिए यहाँ दलाली कर रहा था, इस बात को बहुत खुलकर हेमंत बिस्व शर्मा पहले कह चुके हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा ने जो कुछ कहा, उसको ये खुद अब अपने आप नंगा होकर बता रहा है कि इसके इरादे क्या। जरा आगे सुनिए कि असम आने वाले हर आरएसएस कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना होगा। गौरव गोगोई भारत को और खुद को क्या समझता है? क्या भारत में शरिया कानून लागू हो गया? जरा मनीष जी गौर करिए कि क्या भारत में शरिया कानून लागू हो गया है? और गौरव गोगोई क्या शरिया कोर्ट का जज बन गया है कि ये तय करेगा कि आसाम में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, और जो आएगा हिंदू वो कैसे किन शर्तों पे आएगा आसाम में अंदर? इसके बाप का आसाम है, वो जो मर गया इसका बुढ़ा बाप, ये कि वहां पे आसाम के अंदर आने के लिए पहले ये गौरव गोगोई तय करेगा कि यहाँ पे थाने में जाके तुम रजिस्ट्रेशन कराओ, थाने में तुम्हारा वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद तुम आसाम के अंदर आओगे। तो और गजवा हिंद क्या होता है? गजवा हिंद ये उससे बदतर वाली इरादे हैं कांग्रेस का। और ये मैं फिर दोहरा दूं जरा दर्शकों से, ये गौरव गोगोई केवल राहुल गांधी का चमचा नहीं है, ये लोकसभा में उपनेता है और असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है। और ये गजवा हिंद किस तरह का लागू कर रहा है? आसाम के अंदर खुलेआम खड़े को नंगाई कर रहा है। कैसे खुलेआम कह रहा है कि ये नाम तो आरएसएस माने क्या? आरएसएस क्या आसमान से आई है? आरएसएस माने हिंदू। तो ये हर हिंदू के लिए कंपलसरी कर रहा है कि वहां आरएसएस मैंने वो कि अहमदाबाद में जो विपदा आई है आज आरएसएस ने संभाला हुआ है उसे। मुझे कई तस्वीरें व्यूअर्स वहां भेजते हैं। और इसे मतलब इसकी इतनी हिम्मत देखिए कि जिसकी पाकिस्तान एजेंट के रूप में इसकी बीवी काम करती है, ये वहां जाता है, इसकी हिम्मत। नहीं, जिसकी बीवी सालों तक पाकिस्तान की रोटी तोड़ती रही, पाकिस्तान की नौकरी करती रही, पाकिस्तान के तलुए चाटती रही, उस औरत का आदमी ये बता रहा कि हिंदू अगर आसाम के अंदर आएगा तो उसको थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये अपने बाप का समझता है आसम, जैसे इसके बाप ने पैदा किया था आसम, तो इसको जूतों से मारना चाहिए हिंदुओं को। आसाम के जो हिंदू है इसको पकड़ के जूतों से मारे। ये नेता नहीं है, ये राजनीति करने वाला आदमी नहीं है।
ये जूताखोर आदमी है। ये आपके जो जो बेचारे आसाम के रहने वाले हैं, जो माँ कामाख्या देवी का वहां मंदिर है, हर साल लाखों हिंदू वहां दर्शन करने जाता है। ये कह रहा है कि जब माँ कामाख्या के मंदिर जाओगे तो तुमको पहले थाने में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद तुमको एंट्री देंगे आसाम के अंदर। मनीष जी ने बहुत बढ़िया बात कही। ये कैसे तय करेगा कि कौन आरएसएस का है, और आरएसएस का इस देश में नहीं रहती? आरएसएस का क्या हक नहीं है कि वो आसाम के अंदर जा सके? ये तय करेगा? आरएसएस को ऐसा नाटक करता है, मुझे तो लगता है इस आरोप में सब कई लोग कहेंगे सतीश जी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा जिस आदमी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया उसे तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए इस आदमी को, कि इसने आरएसएस को मारना चाहिए, इसको जूतों से मारना चाहिए। सड़क पर जहां मिले वहां इसको जूतों से मारना चाहिए। ये हमारे कामाख्या देवी मंदिर में जाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन की शर्त लगा रहा है। ये कह रहा है कि तुमको पहले पुलिस में रजिस्ट्रेशन का। अपराधी है क्या आदमी? यानी इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को ये अपराधी समझता है। ये इसके बाप का है आसाम। ये तय करेगा। ये जरा गौर करिए कि अगर कहीं कांग्रेस की सरकार होती तो अभी तो ये केवल बता रहा है, उसके बाद ये किस तरह के लगाता कि केवल ये हो सकता है ये भी लागू कर देता कि आसाम के अंदर केवल मुसलमान आएगा। ये जरा इसको साजिश समझिए मनीष जी। ये जो शाहीन बाग के गुंडा, वो शर्जील इमाम, वो जो यहाँ दिल्ली में समझा रहा था कि चिकन नेक काट दो तो आसाम जो है भारत से अलग हो जाएगा, ये उससे आगे की बात कर रहा है। ये उससे आगे की बात कर रहा है कि बांग्लादेश से मुसलमान घुसेड़ेगा और यहाँ से हिंदुओं की एंट्री बंद करा देगा आसाम के अंदर। ये कांग्रेस के इरादे आसाम को लेकर हैं, कांग्रेस के सपने आसाम को लेकर हैं। ये कर रहा है। और जरा सोचिए कि पूरे देश के करोड़ों हिंदू, जो भी अपने आप को सनातनी हिंदू समझता है, उनकी वो शक्तिपीठ है वहां कामाख्या मंदिर। उस मंदिर में कह रहा है कि आरएसएस, तो मनीष जी में आरएसएस पे आ जाइए। आरएसएस को घुसना, आरएसएस की एंट्री आसाम में रोकने की ये कौन होता है रोकने वाला? या कोई कौन होता है इस देश के अंदर? जो आदमी नागरिक है वो कहीं भी आ जा सकता है। हजारों शाखाएं तो आरएसएस की लगती है असम में। ये बेशरम आदमी, पाकिस्तान का गुलाम आदमी, पाकिस्तान की रोटी तोड़ने वाले का आदमी, जिसकी बीवी पाकिस्तान की नौकरी करती रही, उसके रुपया तोड़ती रही, उससे रुपया लेती रही पाकिस्तान से। ये आदमी इटली की एक औरत को लाकर अपनी खोपड़ी में बैठा सकता है। ये इटालियन सोनिया गांधी के चरण वंदना कर सकता है, उसकी रात दिन आरती उतार सकता है। लेकिन इसको हिंदुस्तानी आसाम के अंदर बर्दाश्त नहीं है। ये है कांग्रेस का काला चेहरा, और ये प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, यानी कांग्रेस का बाप है इस समय आसाम में। सारे कांग्रेसियों का बाप है ये। और ये आदमी ये इस तरह के मंसूबे पाल रहा है। तो कांग्रेस हिंदुओं को लेकर क्या सोच रही है, इसका नंगा सच दिखा रहा है। और जरा सुनिए कि आरएसएस के कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना होगा। गौरव गोगोई भारत को खुद को क्या समझता है? क्या भारत में शरिया कानून लागू हो गया है और गौरव गोगोई क्या शरिया कोर्ट में जज बन गया है? गौरव अपनी खस्ताहाल राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकता है? इस खतरनाक विभाजनकारी हिंदू विरोधी राजनीति से तंग आ चुके हैं पूरे देश के हिंदू। तो ये मैं यही कहूंगा कि ये पाखंड बंद कर दीजिए कि खतरनाक है, विभाजनकारी है, हिंदू विरोधी है। हिंदू विरोधी नहीं है, खतरनाक नहीं है, विभाजनकारी नहीं है। ये सीधे सीधे गजवाए हिंद है कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, हिंदुओं को गायब करो, और हिंदू नाम की चीज इस धरती पे ना, इस भारत की धरती पे ना नजर आए। इस एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही है। ये है जो आज इसका भाषण है, ये इसका संकेत है। अन्यथा मनीष जी आरएसएस के नाम पे इसको क्यों आग लगती है? जब देखो तब जिस कांग्रेसी देखो आरएसएस, अरे आरएसएस 1 करोड़ सदस्य हैं उसके, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में अपना कमाते हैं, खाते हैं। तो तुम्हारे बाप से मांगने नहीं आते। वो जो कभी आपदा आ जाती है तो सबसे पहले आरएसएस नजर आती है। उस पूरे 1 करोड़ लोगों को तुम अछूत बना दोगे, वो अछूत हो जाएंगे। उनको वो कहीं जहां जाएं तो पहले इन कांग्रेसी लुच्चों से, कांग्रेसी लफंगों से, कांग्रेसी गुंडों से पूछ के जाएंगे आरएसएस वाले। इनको शर्म आ रही है? तो ये इसने जूतों से मारे जाने वाला काम किया है। इसका इलाज सिर्फ जूता है। ये पाकिस्तानी दलाल जो वहां जाके 18 दिन छुपा रहा पाकिस्तान में, और जिसकी बीवी वर्षों तक वहां नौकरी करती रही, आईएसआई एजेंट की, पाकिस्तानी रुपया लेती रही, ये बैठकर हिंदुओं को आदेशित कर रहा है। तो ये कांग्रेस और ये इटालियन सोनिया गांधी, उसको शर्म आ रही है? ये उस इटालियन को अम्मा बना है, उस इटालियन का खोपड़ी पिलाते घूम रहा है। लेकिन इसको हिंदुस्तानियों से गंध आ रही है, हिंदुओं से इसको नफरत हो रही है, इसको बदबू आ रही है। तो सोच लीजिए कि कांग्रेस आज की तारीख में कैसे लोगों का गिरोह हो गया है, जो हिंदू द्रोही गिरोह हैं और ये काम कर रहे हैं। ये वो आदमी कह रहा है जिसकी पत्नी के लिए खुलेआम कहा गया कि विदेशी नागरिक है और इस पर सफाई नहीं दे पाया। खुलेआम
खुलेआम किसी ऐरे गैरे ने नहीं कहा, खुलेआम आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा है, और उन्होंने कहा कि 10 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट आएगी एसआईटी की, तब इस आदमी की स्थान केवल आसाम की जेल होगी जहां वो आतंकवादी बंदा है अमृतपाल, वहीं पे इसको भी बंद करना पड़ेगा। बात यही तक नहीं है सर, हम लोग अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस को पसंद क्या है, आनंद शर्मा नहीं है, कांग्रेस का पसंद गुलाम नबी आजाद नहीं है, शशि थरूर नहीं है, एक वो तुकबंदी वाला शायर जो माफियाओं की चापलूसी करके शायर बना। तुकबंदी वाला शायर नहीं, ये जरा सोचिए कि कांग्रेस के अंदर ये लहर, ये हिंदू विरोध की लहर, हिंदुओं के सफाई की लहर, देश के अंदर गजवा हिंद लाने की लहर, ये आसाम से लेकर दिल्ली तक बह रही है। ये बता रहा है कि आसाम में भी एक हिंदू द्रोही बैठा है और दिल्ली में तो पूरा गिरोही है अधेड़ को मिला के। जरा अब जाइए इमरान प्रताप गढ़ी पे, जो यहाँ पर इलाहाबाद में अतीक अहमद के तलुए चाटा करता था, भाड़ों की तरह उसके गीत गाया करता था, जैसे भाड़ पहले हुआ करते थे कि पैसे ले लो और भाड़ गीत गाया करते थे, उस तरह से भाड़ों से अतीक और मुख्तार के गीत गाने गाया करता था। वो जरा हिंदुओं को क्या ज्ञान दे रहा है, जरा ये भी सुनिए। इनको शर्म आएगी कांग्रेसियों को। ये कह रहा कि गाजा में पिछले साल भर में हजारों लोग मारे गए, पूरा शहर तबाह हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं, मानवता करा रही है। ऐसे में यूएनजीए में सीज फायर के लिए हुई वोटिंग में जहां पूरी दुनिया इंसानियत के पक्ष में खड़ी रही, वहां वोटिंग से गायब होकर हमारे देश को क्या हासिल हो सकता है। ये हिंदुस्तान पे उंगली उठा रहा है और इसका एजेंडा समझिए। अभी नेहरू और गांधी की परंपरा वाले भारत ने दुनिया के हर कोने में हमेशा मानवता के मुहाफिज के तौर पर खुद को स्थापित किया है। कल तक किसी भी नरसंहार के खिलाफ उठने वाली हमारी आवाज आज वैश्विक मंच से गायब क्यों है। ये कह रहा है कि आवाज हमारी गायब क्यों है। विदेश मंत्रालय को आगे बढ़कर इसका जवाब देना चाहिए, अभी मिलेगा जवाब। और ये आदमी, जरा अब सुनिए जो मैंने इसके ट्वीट पे थोड़ा लिखा, फिर आगे बात करता हूँ, कि बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार पर ये चुप्पी साधे रहा, ये बिल्कुल शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पहलगांव में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के नरसंहार पर ये पाकिस्तान या मुसलमान हत्यारों के खिलाफ चुप्पी साधे रहा। ना तो पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द बोला, न ही मुसलमान हत्यारों के खिलाफ एक शब्द बोला। ये है इमरान प्रताप गढ़ी, जिसका कलेजा फटा जा रहा है क्योंकि भारत ने वहां वोटिंग नहीं की। लेकिन गाजा और ईरान के लिए इजराइल के खिलाफ लगातार आग उगल रहा है। इसे ही कहते हैं गजवाए हिंद। यह है कि हिंदुओं के खिलाफ हो तो हिंदुओं मर जाएं, खप जाएं, कट जाएं, इनके खिलाफ नहीं बोलना है, चाहे कोई आके मारे। मुसलमान अगर फिलिस्तीन में मरा जा रहा है और ईरान में मरा जा रहा है तो ये यहाँ पे नंगनाच कर रहा है, यहाँ रस्सी कूद रहा है। इसको ये और कांग्रेस ने कैसे कैसे गुंडों के माफियाओं के तलुए चाटने वालों को पहुंचाया है सदन के अंदर, तो यूं ही नहीं पहुंचाया। मनी जी, लोगों को ध्यान होगा, मैंने तब भी कहा था कि ये जो है ऐसे नहीं पहुंचा है उच्च सदन में देश के। ये पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम का संदेश था इटली की वाली के पास कि तुमको इसको पहुंचाना नहीं था। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के महाराष्ट्र के अंदर बैठे रह गए, टापते रह गए, और इसको उत्तर प्रदेश से उठाकर वहां से ले जाके पहुंचाया गया। कौन सी काबिलियत है इसके अंदर? ये इसके अंदर जो काबिलियत है वो हिंदू द्रोह की है, हिंदुओं को खत्म कर देने की, हिंदुओं को गजवा हिंद का सपना देखने की है, जो इसके नजर आ रहा है। अन्यथा बांग्लादेश में कभी इसने इस तरह बात नहीं की, इसने पहलगांव नरसंहार में बात नहीं की। आज ये ज्ञान बांट रहा है कि भारत सरकार इजराइल के खिलाफ नाच क्यों नहीं रही है, इसको ये कष्ट हो रहा है। तो क्योंकि ये पाकिस्तानी एजेंडा इसको चलाना है, तो पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले को वहां भेजा गया सदन के अंदर। और ये दर्शकों को ये भी याद दिला दूं कि जिस समय ये राज्यसभा में गया था उस समय अतीक मरा नहीं था, ये याद रखिएगा। तो ये कौन सी चेन बन रही थी इसको राज्यसभा पहुंचाने की, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि उसने अपना एक गुर्गा पहुंचवाया था वाया कांग्रेस, और वो पूरा इंस्ट्रक्शन पाकिस्तान का था वो। और ये आदमी जब इस तरह की बात करता है तो सफाई तो उस इटली वाली को देना चाहिए, जो ईसाइन, इटालियन ईसाइन, जिसके बारे में कपिल सिब्बल कह चुका कि वो तो प्रैक्टिसिंग ईसाइन है, वो सलमान खुर्शीद कह चुका है। और वो कैसे हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चला रही छुपा हुआ, ये सब सामने आ रहा। और आसाम से लेकर दिल्ली तक ये कनेक्शन जरा जोड़िए आप, ये है इसका सच। ये लग रहा है कि ये पूरे एजेंडे के तहत, पूरी प्लान के तहत हो रहा है। मामला यहीं तक नहीं है, इसकी जो मालकिन है प्रियंका वाड्रा, ये बताया जा रहा है कि हाँ वो दिखाइए जरा, उसका ट्वीट मैंने रखा, वो सबसे ऊपर है मनीष, सबसे पहले। ये एजेंडा प्रियंका वाड्रा का लेकर के आ गई है। इसकी भी छाती इसीलिए फटी जा रही कि वो भारत वहां से गायब क्यों होगा। इसने खर्रा लिखा, लेकिन वो खर्रा सुनने वाला है। उसके बाद मैं अपना जवाब बताता हूँ।
पहले उन्होंने प्रियंका शायद भूल गई कि प्रियंका शायद भूल गई अपनी कांग्रेस का इतिहास, इसलिए उसने लिखा, अब क्या लिखा जरा सुनिए, कि यह शर्मनाक है और निराशाजनक है कि हमारी सरकार ने गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और कानूनी तथा मानवीय दायित्वों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर विचार न करने का फैसला किया है। यह वहां वोटिंग नहीं की भारत ने, तो ये इसकी छाती फट रही है। 60,000 लोग, जिनमें ज्यादातर महिला और बच्चे हैं, पहले ही मारे जा चुके हैं। एक पूरी आबादी को बंधक बनाकर भूख से मारा जा रहा है और हम कोई कदम उठाने से इनकार कर रहे हैं। यह हमारी उपनिवेशवाद विरोधी विरासत का दुखद उलटफेर है। वास्तव में हम न केवल श्री नेतन्याहू द्वारा पूरे देश को नष्ट किए जाने पर चुपचाप खड़े हैं, बल्कि हम उनकी सरकार द्वारा ईरान पर हमला किए जाने और उसकी संप्रभुता का घोर उल्लंघन करते हुए उसके नेतृत्व की हत्या किए जाने पर भी खुशी मना रहे हैं। अभी इसको आईना दिखाता हूँ, इस इटली वाली की औलाद को मना रहे हैं और सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का पूरी तरह उल्लंघन कर रहे हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान के सिद्धांतों और अपने स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को कैसे त्याग सकते हैं, जिसने शांति और मानवता पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का मार्ग प्रशस्त किया है। इसका कोई औचित्य नहीं है। सच्चा वैश्विक नेतृत्व न्याय की रक्षा करने के साहस की मांग करता है। भारत ने अतीत में यह साहस दिखाया, अतीत ही इसको याद दिलाऊंगा जरा। अब बड़ा करीब दिखाऊंगा, जब ये पूरी तरह जवान थी, लंबे बच्चे सब पैदा कर चुकी थी, तब का अतीत याद दिलाऊंगा। बहुत नेहरू को याद नहीं दिलाऊंगा, अभी इसको दिलाता हूँ और कालिक पोतता हूँ पूरी कांग्रेस के मुंह पे। सच्चा वैश्विक नेतृत्व न्याय की रक्षा करने के साहस की मांग करता है। भारत ने अतीत में यह साहस निरंतर दिखाया है। एक ऐसी दुनिया में जो तेजी से विभाजनकारी होती जा रही है, हमें मानवता के लिए अपनी आवाज पुनः उठानी होती है। जरा कितने ज्ञान की, एक तो पहली बात तो किसी लिखवाया है, कोई किराए वाला है जिसने इसको लिखा है, अन्यथा इतनी शुद्ध हिंदी ये दोनों भाई बहन लिखते हैं तो भगवानी मालिक है। लेकिन मान लीजिए इसने लिखा है क्योंकि इसी के ट्विटर से इसने ये ट्वीट किया है। मनीष जी ये कह रहे हैं कि 60,000 लोग मरे हैं फिलिस्तीन में और ये भारत जो है बिल्कुल उस पर कुछ बोल नहीं रहा, और बाकी कोस दिया उसने, जितना कोस सकती थी उतना उसने भारत सरकार को कोसा, प्रधानमंत्री मोदी को कोसा, दुनिया के ज्ञान इसने बघारा। अब जरा मैडम प्रियंका वाड्रा गांधी, तुम एक बात बताओ कि 60,000 आदमी मरे हैं, कुछ लोग इजराइल और गाजा वाजा वाले 55,000 कह रहे हैं, इसने 5-10% अपनी तरफ से बढ़ा दिया, इसने उसको 60,000 कर दिया। 60,000 लोग मरे हैं। पहले तो 60,000 मरे क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने एक दिन के अंदर 1700 आदमी मार दिए थे इजराइल के, 7 अक्टूबर 2023। पूरी दुनिया को याद है, मतलब नृशंसता की पराकाष्ठा थी। सड़क पे नंगा करके मारा औरतों को, सड़क पर उनके साथ बलात्कार किया, किस तरह से उनके साथ क्या क्रूरता की सबने देखा है। तो 1700 लोगों को मारा था एक दिन के अंदर इन राक्षसों ने, जिनके लिए आंसू आ रही है ये इटली वाली की औलाद कि ये जो है कि इनके लिए 60,000 आदमी मर गए। वो इजराइल ने मारा है, हिंदुस्तान ने मारा नहीं है। इजराइल ने बिल्कुल ठीक मारा है। उसका एक नियम है कि जितने मारोगे उसके 100 गुना मारेंगे। तो 1700 मारे थे तो अभी उसने कम मारे, उसको मारेगा, अभी मारेगा 1,70,000 और इजराइल के साथ हैं हम लोग। लेकिन मैं इस पूरे घटनाक्रम को अलग कर देता हूँ, जरा आईना इनको दिखाता हूँ। ये मनीष जी ने याद दिला दी, मैं भूल गया था कि याद है कि क्रीमिया की आबादी कितनी थी। मैं कांग्रेसियों से पूछ रहा हूँ, जरा औकात हो तो जवाब देना कि जैसे आबादी होती है तो 2003 में जो मनीष जी क्रीमिया एक देश हुआ करता था, अब वो देश गायब हो चुका है। आज की तारीख में वो देश गायब हो चुका है। 2003 में एक देश हुआ करता था जिसका नाम था क्रीमिया, और इंटरनेट पे जाके देख लेना, उस समय उसकी आबादी होती थी 25 लाख। और उस देश को एक देश निगल गया और मोदी नहीं आए थे तब। मोदी तब नहीं आए थे यहाँ पे 2014 में, मोदी तब नहीं आए थे। उसने निकला था मार्च 2014 में। उसने 13 से निकलना शुरू किया और निकलने के बाद निकलते निकलते मार्च 2014 में वो निकल गया। तब ये महान अर्थशास्त्री 10 साल शासन कर चुका था, जो जुड़ा बांध के बैठता था, जिसका नाम था मनमोहन सिंह। और ये अधेड़ ये जो था ये भी 10 साल पूरे कर रहा था संसद के अंदर। और तुम्हारी अम्मा इटालियन अम्मा जो है वो बाकायदे अपने 20 लफंगे, 20 गुंडे, 20 लुच्चे, वो जो जिनका नाम एनएसी करके गिरोह बनाई थी, उस गिरोह के जरिए इस देश पर शासन करते हुए तुम्हारी अम्मा को 10 साल हो गए थे, प्रियंका गांधी। उस समय का किस्सा मैं सुना रहा हूँ। मैं अभी नेहरू पे तो गए ही नहीं। उसका तो पाप इतना है कि गठरी कई बार लोग खोल चुके हैं, बहुत खुल रही है, आगे खुलती रहेगी। अब क्योंकि ये भी बड़ी जवान थी, इसके भी लौंडे पैदा हो गए थे, बच्चे सब ठीक ठाक थे।
तो ऐसा नहीं कि कोई गुड़ियों से खेला करती थी, गुड़िया उड़िया पैदा कर चुकी थी ये। मार्च 2014 में उस क्रीमिया को एक देश निगल गया, खत्म हो गया। क्रीमिया में आज की तारीख में इस देश दुनिया में नहीं है, क्रीमिया नाम का देश खत्म हो गया, गायब हो गया। और मालूम है मनीष जी, उस क्रीमिया की आबादी आज कितनी है? जो 2023 में 25 लाख थी, जो 2023 में 25 लाख थी, आज उस क्रीमिया की आबादी 19 लाख है। यानी 20-22 साल में उसकी आबादी 6 लाख घट गई। जरा दर्शक सोचें, अभी बताऊंगा किसने निगला था और कांग्रेस उस समय कौन से चने बेच रही थी कि 2023 का 25 लाख की आबादी वाला क्रीमिया, और आज जब वो भूखंड तो वही है, अब उसका क्रीमिया नाम खत्म हो गया। आज की तारीख में उस क्रीमिया को रूस कहा जाता है। उसको रूस ने निकल गया था, जिंदा निकल लिया था रूस ने, और पूरा जूता बजा के निकला था, बड़ी बुरी तरह से मारा था। इसी यूक्रेन के साथ वो जुड़ा हुआ था, यूक्रेन से अलग करके क्रीमिया को निकल गया था। पूरी दुनिया खड़ी तमाशा देखती रही थी, ना ईरान आया, ना अमेरिका आया था, ना यूरोप आया था, और क्रीमिया के 6 लाख लोग बलिदान हो गए थे मनीष जी। ये खूनी इतिहास है। मैं बता देना, जाके देख लीजिए नेट पे कि उस समय 25 लाख थी और आज की तारीख में 19 लाख आबादी है। 6 लाख लोग कत्ल हो गए, गायब हो गए, भाग गए, कहीं चले गए। फिलहाल 6 लाख लोग कम हो गए, और 20 साल के बाद मैं बता रहा हूँ। तो तब तुम्हारी अम्मा क्या कर रही थी? तब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। मेरा वो 6 लाख से कोई लेना देना नहीं, रूस निकल गया था, लेना देना नहीं। जो तुम आज हिसाब किताब कर रही हो कि 60,000 मर गए, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ये क्यों कर रही है, वो क्यों कर रही है? तब तुम्हारी अम्मा की सरकार क्या कर रही थी? तुम्हारा वो महान अर्थशास्त्री जो इस देश का प्रधानमंत्री था, जिसका नाम मनमोहन सिंह था, वो कौन सी घास छील रहा था? ये अधेड़ जो 10 साल हो गए थे, ये कौन सा बैठ के कंचे खेल रहा था संसद के अंदर? इसको पता ही नहीं चला कि निकल गया, एक देश पूरा निकल गया रूस, और तुमको पता ही नहीं चला। तुम्हारे थर थर कांप रहे थे, तुम लोगों की औकात नहीं थी कि रूस से बात कर लो। ये तो अभी फिलिस्तीन जिंदा है, अभी फिलिस्तीन जिंदा, बड़ी बड़ी रियायत से मार रहा है फिलिस्तीन, इजराइल उनको जुटिया रहा है, गिन गिन के जुटिया रहा है। ऐसा नहीं कि सबको मार दिया, वहां तो पूरा देश खत्म, क्रीमिया नाम की हिस्ट्री खत्म। आज की तारीख में क्रीमिया रूस का हिस्सा है, मगर वो जितना भूखंड है उसकी आबादी अब 19 लाख हो चुकी है। यानी कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए, कहाँ मर गए वो, ये जरा हिसाब किताब दोगी तो इतना काला चेहरा उस क्रीमिया के लिए कभी ना तो कभी सरदार मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द निकला, ना तुम्हारी अम्मा, इटालियन अम्मा सोनिया गांधी के मुंह से एक शब्द निकला, ना इस अधेड़ के जो बल्लिया ढोल बजाया करता है, ना तो इसके मुंह से कोई शब्द निकला। और अब तो तुम बैठी हो संसद के अंदर, तुम्हारे मुंह से कभी नहीं निकला, ना वो तुम्हारा वो जो आदमी है जो तरस रहा है किसी तरह की मुझको राज्यसभा भेज दे, मुझको चुनाव लड़ा दे, और उसके बजाय अतीक अहमद के गुंडे को राज्यसभा भेजती है कांग्रेस, तो वो भी कभी नहीं बोला ये क्रीमिया कहाँ चला गया। और फिर तारीख याद दिलाई देता हूँ, जरा गौर कर लेना कि मार्च 2014 नरेंद्र मोदी इस देश की प्रधानमंत्री नहीं थे, और उस समय एक देश की हत्या हो गई, एक देश को निगल गया रूस। तब तुम लोग बैठे थे, तुम्हारे दांत किटकिटा रहे थे, ठंड के गुस्से में नहीं, ठंड के मारे, डर के मारे तुम्हारे दांत बज रहे थे, कोई आवाज नहीं निकली पूरे हिंदुस्तान की। और वो आज आकर इन 60,000, तो ये केवल पाखंड है, ये पूरा ढोंग है। ये ढोंग जो है, ये पाखंड जो है, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इनको गजवा हिंद के ऊपर काम करना है, जो पाकिस्तान का एजेंडा है। तो आज जरा जवाब ठीक से दिया है, मेरे ख्याल से दर्शकों को इसको जमकर शेयर करिए, ताकि उस इटालियन के पास पहुंचे ये रिकॉर्डिंग, और उस इटालियन की लड़की के पास पहुंचे जिसने आज ज्ञान दिया है कि भारत भाग गया। भारत नहीं भागा, भारत बिल्कुल ठीक स्टैंड ले रहा है, क्योंकि इजराइल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और आज से नहीं, पिछले 60 साल से है। जो तुम्हारी दादी इस देश को राज करती थी, तब भी वो अपमान सहकर भी इजराइल जो है भारत का साथ देता था, अपमानित करता था, सब अपमानित करते थे। केवल नरसिंहा राव ने अपमानित नहीं किया है, या प्रधानमंत्री मोदी ने तो सम्मान बढ़ाया है इजराइल का। या नरसिंहा राव ने भी, मनीष जी, इजराइल को कभी अपमानित नहीं किया। एक तरह से नरसिंहा राव ने दरवाजे खोले इजराइल के लिए, जो 1991 तक खुले ही नहीं थे। अटल जी ने भी अपमानित किया है, अटल जी ने भी अपमानित किया है इजराइल को, वो सेकुलरिज्म के चक्कर में। खैर वो एक अलग चंडाल चौकड़ी से घिरे हुए थे, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो 180 सांसद थे, लेकिन वो घिरे हुए थे चौकड़ी से। तो इसमें अटल जी भी बख्शे नहीं जाएंगे। 2 प्रधानमंत्री इस देश के हुए जिन्होंने इजराइल को यथोचित सम्मान दिया, और नरेंद्र मोदी ने तो भरपूर सम्मान दिया है। तो तुम यहाँ बैठ के कंडा फोड़ो, तुम यहाँ पे मटकी फोड़ो कि क्या हो गया, 60,000 नहीं, 1,60,000 मर जाए,
हिंदुस्तान हमेशा इजराइल के ही साथ खड़ा होगा, कभी नहीं जाएगा इजराइल के विरुद्ध, चाहे जितना तुम लोग रोका लो। वो इसलिए क्योंकि इजराइल हर विपदा में हमारे साथ रहा। आमतौर पे हमने उनके साथ दगाबाजी की, उसने हमारे साथ दगाबाजी नहीं की है। नहीं, तो आमतौर कमाल पर की आमतौर पर हमेशा हमने हमेशा दगाबाजी की, हमने हमेशा दगाबाजी की, हम कभी नहीं खड़े हुए। अब कायदे से 2014 के बाद से इजराइल को भारत में एक वास्तव में असली मित्र नजर आ रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ हैं। बिल्कुल, और ये एक षड्यंत्र इसीलिए है कि किसी तरह से इजराइल के साथ रिश्ते खत्म हो। एक साजिश इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया गया कि नरेंद्र मोदी को इतना प्रवोक करो कि वो ट्रंप के खिलाफ कुछ बोल जाए ताकि रिश्ते बिगड़ जाएं। और ट्रंप किस एजेंडा के साथ चल रहे थे अब धीरे धीरे दिख रहा है। तो आप समझ जाइए कि गजवाए हिंद चलाने वाले इन राष्ट्रद्रोहियों का षड्यंत्र दरअसल था क्या, और आज भी। अब मैं दर्शक अपने देख रहे हैं, तो मैं आप लोग जरा याद कर लीजिए, ताकि कोई कांग्रेसी आपको कहीं मिल जाए तो उससे तत्काल पूछे चले तो 60,000 मर गए, क्रीमिया का क्या हुआ, क्रीमिया देश कहाँ गायब हो गया, क्रीमिया देश कहाँ गायब हो गया। अब मार्च 2014 है, तो जरा इसका पहले कांग्रेसी हिसाब किताब दे दे, उसके बाद गाजा और फिलिस्तीन का हिसाब किताब होता रहेगा, भी आए वो। बिल्कुल, गाजा के लिए अपना बाजा बजाने वाले इन चोट्टों की चंडाल चौकड़ी से जवाब सवाल जरूर कीजिए कि किस तरह इनका गाजा के लिए बाजा बजता है, ईरान के लिए परेशान हो जा रहे हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में हिंदुओं पर, क्योंकि बांग्लादेश आप अलग देश नहीं मान सकते, वो भारत का हिस्सा था, और वहां जो हिंदू रह गए वो तुम्हारी तरह यहाँ जो पाकिस्तान चाहने वाले जो यहाँ रह गए उनकी तरफ शरारती नहीं थे। दोनों में फर्क है। और कमाल की बात यह कि बांग्लादेश भी छोड़ दीजिए, कश्मीर में जो 26 लोगों का के साथ हुआ उस पर भी चुप्पी लगा। मनीष जी अगर सारे पन्ने पलट दिया तो इसीलिए मैं वहां तक गया ही नहीं। अन्यथा जिस समय देश का विभाजन हुआ 1947 में 10 लाख से ज्यादा हिंदू मारा गया, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ 10 लाख। कौन तो अपराधी था, कौन उन कत्लेआम का अपराधी था? केवल एक आदमी जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू, या दूसरा वो मोहनदास करमचंद गांधी। 2 आदमी उस पूरे नरसंहार के अपराधी है, मगर वो उतने पीछे गए ही नहीं। मुझको तो खाली क्रीमिया का हिसाब किताब देते कि उस समय सदार कौन सी घास छील रहा था, ये अधेड़ कौन से कंचे खेल रहा था, और इटली वाली कौन से सपनों में डूबी हुई थी, रंगीन सपनों में। ये जरा हिसाब किताब दे दो कि क्रीमिया कहाँ गया, तब तुम लोग क्या कर रहे थे। तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा दरअसल इनका षड्यंत्र क्या है।